हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत। महिला तथा बाल अपराध की सीरीज के अंदर महिलाओं पर होने वाले सभी अपराध हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बालकों पर होने वाले अपराधों को शुरू करने वाले हैं और जो सबसे पहले इस सीक्वेंस में हम जिस अपराध का चर्चा करने वाले हैं उस अपराध का नाम है पोक्सो एक्ट। हिंदी में हम बोलें तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, इंग्लिश में यदि बोला जाए तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट कब का है भाई? 2012 का एक्ट है। जैसे मैं हर एग्जाम के हर लॉ को शुरू करने से पहले आपको बताता हूं कि जो हमारा पूरा नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और दूसरा इसके आगे लिखा हुआ सन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पिछले एग्जाम की यदि हम बात करें तो 6 पेपर हुए थे, आप जानते हो 6 पारियों के अंदर 6 पेपर हुए थे और हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आया ही आया था। किसी न किसी एक्ट का ईयर आपसे पूछा गया था, आगे वाला ईयर की पारित होने का साल कौन सा है या लागू होने की तारीख कौन सी है, दोनों में से एक बात पूछी गई थी। तो इस बार भी आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। दूसरा, मैं आपको हर बार बताता हूं कि यदि कोई ऐसा एक्ट हमारे पास है जिसका हमारे पास एब्रीविएशन, हमारे पास छोटा फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है, तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, पीटा एक्ट के बारे में मैंने बताया, तो यहाँ पर फिर पोक्सो एक्ट जो है इसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि पोक्सो की फुल फॉर्म क्या है। तो पोक्सो की फुल फॉर्म क्या है भाई? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, और ये एक्ट कब का है? 2012 का एक्ट है। यदि हम बात करते हैं बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण, लैंगिक अपराधों की यदि हम बात करें तो आज से कुछ साल पहले ये अवधारणा थी कि लैंगिक अपराध केवल महिलाओं के साथ ही हो सकते हैं। इसलिए आईपीसी के अंदर हम देखें, भारतीय दंड संहिता के अंदर यदि देखा जाए तो महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों के बारे में लंबी हम लिस्ट देखते हैं। धारा 354 देखते हैं, 375 देखते हैं, 76 देखते हैं, 76 ए बी सी डी, बहुत सी धाराएं ऐसी है जो महिलाओं के ऊपर होने वाले लैंगिक अपराधों के बारे में चर्चा करती है। लेकिन आज की इस घोर कलयुग के अंदर जब देखा गया कि ये अपराध केवल महिलाओं के साथ नहीं बालकों के साथ भी होने लगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, छोटे बालक है उनके साथ भी इस तरह के लैंगिक अपराध होने लगे, तो भारत सरकार को जरूरत पड़ी एक ऐसा एक्ट लाने की, और इसी सीरीज के अंदर 2012 के अंदर एक्ट लाया गया जिसका नाम क्या रखा गया भाई? पोक्सो एक्ट रखा गया। तो हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहले हमारे सामने क्या होना चाहिए भाई? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो इस एक्ट का यदि हम ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव पहला तो यही है भाई, जो नाम होता है, हर बार मैं कहता हूं जो कानून का नाम है वही हमारे कानून का उद्देश्य होता है। तो कानून का नाम क्या है भाई? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। तो ऑब्जेक्टिव हमारे पास पहला यही होगा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण देना। दूसरा, इसकी यदि हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य की हम बात करते हैं तो आपको पता है भाई हमारे जो कोर्ट हैं उनके अंदर पहले से ही लाखों की संख्या में जो मुकदमे हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। और आप ये भी जानते हो कि मुकदमे हमारे पास 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल खींच जाते हैं, उसके बाद जाके डिसीजन आ पाता है। तो यदि बालकों के ऊपर कोई अपराध हुआ है इस तरह का और उसकी यदि सुनवाई आम कोर्ट के अंदर कर दी जाए तो डिसीजन आने में बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम यदि लगेगा तो बालक के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। यदि कोई एक घिनौना अपराध है भी, घोर अपराध है, ऐसे बच्चों के साथ, ऐसी बच्चियों के साथ इस तरह का अपराध किया जाता है जिनकी अभी शारीरिक बनावट भी पूरी नहीं हुई है, शारीरिक विकास भी उनका अच्छे से नहीं हुआ, उनके साथ लैंगिक अपराध किया जाता है, तो कोशिश की जाती है कि इनको जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। और जल्दी से जल्दी सजा हम आम कोर्ट से उम्मीद नहीं कर सकते, जहां पर लाखों केस पेंडिंग है कि हमारे मामले की जल्दी सुनवाई होगी, जल्दी सजा दी जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने कोशिश की है इन मामलों के अंदर, जो पोक्सो के मामले हैं इनके अंदर विशेष न्यायालयों को स्थापित किया जाए और पोक्सो के जितने भी मामले हमारे पास आए उनकी उन्हीं न्यायालयों के अंदर जल्दी से कार्रवाई की जाए और जल्दी से सुनवाई की जाए और जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। आपने सुना होगा पोक्सो के जो कोर्ट हैं वो बहुत जल्दी मामले की सुनवाई कर लेते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर हम यदा कदा पढ़ते हैं कि 1 महीने के अंदर सजा सुना देगी, 2 महीने में सजा सुना देगी, 6 महीने में सजा सुना देगी। तो बहुत जल्दी मामलों की सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है, वो भी इसका उद्देश्य हमारे पास है। क्या उद्देश्य है भाई? केवल ये लिख लो, विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, विशेष न्यायालयों की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य है हमारे पास है। और तीसरा, हर बार मैं आपको बताता हूं कि जो भी हमने ऊपर लिख दिए इनसे संबंधित नियम बनाना, इनसे संबंधित नियम बनाना, ये तो रहा हमारे इस एक्ट का उद्देश्य।
अब आगे हम चर्चा करते हैं इस अधिनियम के बारे में। तो हमने जितने भी अब तक अधिनियम पढ़े हैं, लगभग 7 या 8 अधिनियम हम पढ़ चुके हैं। जितने अधिनियम हमने पढ़े हैं, हर अधिनियम के अंदर हमने धाराएं देखी है, कुल धाराएं कितनी हैं। तो इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम में कुल धाराएं हमारे पास 46 हैं। पिछले अधिनियम की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब तक हमने इतना बड़ा अधिनियम नहीं पढ़ा। आप तुलना करो बाकी अधिनियमों से, किसमें 10 धाराएं थी, 12 धाराएं थी, 32 धाराएं थी, 46 धारा वाला कोई अधिनियम नहीं पढ़ा। तो ये सबसे बड़ा अधिनियम अब तक जितने हमने पढ़े हैं उसके अंदर है। लेकिन फिर वही बात, हम 46 की 40 धाराएं तो हम नहीं पढ़ने वाले। हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट धाराएं होंगी, 10-12 धाराएं, हम केवल उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। और इन 46 धाराओं के अंदर जो सबसे पहली धारा है, धारा नंबर 1, उससे अब आप भली भांति परिचित हो। धारा 1 हमेशा क्या कहती है भाई हमें? धारा 1 कहती है संक्षिप्त नाम, दूसरा क्या कहती है भाई? विस्तार, और तीसरा कहती है लागू होने की तारीख या प्रभावी होने की तारीख। संक्षिप्त नाम आप अच्छे से जान के, इसका नाम क्या है भाई? पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दी सेक्सुअल ऑफेंसेस। विस्तार, बार बार मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जब से धारा 370 के कुछ प्रावधान निष्क्रिय किए गए हैं उसके बाद से हमारे पास हर एक्ट जो हमारे पास है, हर एक्ट कहां पर है भाई? पूरे भारत में उसका क्या है भाई? विस्तार है। और लागू होने की तारीख की यदि हम बात करें, 2012 के अंदर इसको बनाया गया और 2012 के अंदर ही लागू कर दिया गया। और लागू करने के लिए एक विशेष दिन को चुना गया, जिस दिन को हम कहते हैं चिल्ड्रन डे। बाल दिवस कब होता है भाई? आप अच्छे से जानते हो, 14 नवंबर 2012। तो 14 नवंबर 2012 के दिन इस अधिनियम को पूरे भारत के अंदर लागू कर दिया गया था। जिस टाइम लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, आपको पता है। लेकिन जैसे ही 2019 के अंदर 370 के कुछ भाग निष्क्रिय किए जाते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया हर कानून लगभग पूरे भारत में लागू हो जाता है। तो ये कानून भी अब पूरे भारत में लागू है 14 नवंबर 2012 से। पहली धारा हमारे पास ये है। धारा नंबर 2 आप अच्छे से जानते हो, हर एक्ट के अंदर धारा नंबर 2 जो है वो बात करती है परिभाषा से संबंधित। परिभाषा, इस एक्ट के अंदर काफी परिभाषाएं दी गई हैं, 10-12 परिभाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। हमारे लिए काम की केवल एक ही परिभाषा है, वो हमें दी गई है धारा नंबर 2D के अंदर, या हिंदी में लिखूं तो 2घ में। और 2घ में जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा है बालक की परिभाषा, कि बालक हमारे इस एक्ट के लिए कौन होगा। देखो, बालक की परिभाषाएं हमने 3-4 जगह पहले भी पढ़ी होंगी, ठीक है, और आगे भी हम आएंगे तो उन एक्ट के अंदर भी पढ़ेंगे। तो जब आपके पूरा सिलेबस कवर हो जाए तो आप लास्ट के अंदर चार्ट बनाना, उस चार्ट के अंदर बालक की परिभाषा कौन कौन से एक्ट के अंदर क्या क्या दी गई है उनको एक साथ लिखना आप, ठीक है। घरेलू हिंसा के अंदर हमने बालक की परिभाषा पढ़ी है, दहेज अधिनियम के अंदर बालक की परिभाषा आती है, पॉक्सो के अंदर बालक की परिभाषा आएगी। हम 4 एक्ट करने वाले हैं बालकों के संबंधित, हर चारों एक्ट के अंदर बालक की परिभाषा आने वाली है। और हर एक्ट के अंदर बालक अलग अलग आयु के बालकों को माना गया है। तो यदि हम पॉक्सो एक्ट की हम बात करते हैं तो इस एक्ट के अंदर बालक माना गया है जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, 18 वर्ष से कम आयु का। तो जितने भी बालक आपके पास आए, जितनी परिभाषा आई, सबको एक पेज पे लिखना और कंपैरेटिव स्टडी करना, ताकि आपको अच्छे से याद रह सके किस एक्ट के अंदर कितनी उम्र के बच्चे को बालक माना गया है। कहीं पर 14 साल हम पढ़ते हैं, कहीं पर 16 साल पढ़ते हैं, कहीं पर हम 18 साल पढ़ते हैं बालक की परिभाषा के अंदर। तो यहाँ पर हमारे लिए केवल एक ही परिभाषा इंपॉर्टेंट है, 2D या 2घ के अंदर लिखी गई है। बालक कौन होगा, और बालक कौन होगा हमारे पास? वह व्यक्ति जो 18 साल की उम्र जिसने भी प्राप्त नहीं की है, वो हमारे लिए क्या होगा भाई? बालक होगा। आम भाषा में कहूँ तो जो 18 साल से छोटा कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो हमारे लिए क्या होंगे भाई? बालक होंगे। इस एक्ट की यदि बात करूं, इस एक्ट के अंदर कम से कम 10 अपराध वर्णित किए गए हैं अलग अलग, और उन्हीं 10 अपराध की लगातार सजा दी गई है। धाराएं कुछ इस हिसाब से हैं कि पहली धारा के अंदर बताया गया है कि ये अपराध है, अपराध की परिभाषा बताई गई है, उसकी अगली ही धारा के अंदर उस अपराध की सजा बताई गई है। धारा 3 के अंदर अपराध है, 4 में सजा है, 5 में अपराध है, 6 में सजा है, 7 में अपराध है, 8 में सजा है। कुछ इस तरह से हम देखने वाले हैं। काफी धाराएं, लगभग धारा 18-19 तक हम जाएंगे, तो अपराध काफी ज्यादा है। तो हम एक एक करके अपराध की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ के अंदर बता दूं छोटा सा लैंगिक अपराधों के बारे में, उसके बारे में सब अपराध एक साथ बताऊंगा। यदि लैंगिक अपराध की मैं बात करूं तो इन लैंगिक अपराधों को हम मुख्यतः
तीन भागों में बांटा गया है। पहला लैंगिक अपराध हमारे पास होता है लैंगिक उत्पीड़न। दूसरा लैंगिक अपराध हमारे पास होता है लैंगिक हमला। और तीसरा हमारे पास होता है प्रवेशन लैंगिक हमला। तीन तरह के अपराध हमारे पास हैं। लैंगिक उत्पीड़न, यदि मैं प्रकृति की बात करूं तो ये सबसे कम गंभीर अपराध है, ये उससे ज्यादा गंभीर अपराध है और ये सबसे ज्यादा गंभीर अपराध है। लैंगिक उत्पीड़न हमारे पास होता है कि आप अपने शब्दों के द्वारा, आप अपने संकेतों के द्वारा, आप अपने हाव भाव के द्वारा कोई अश्लील इशारे करते हो, कोई अश्लील बात कहते हो, अश्लील शब्द कहते हो ताकि उसको बच्चा देख सके। ठीक है ना। यदि आपने लैंगिक अपराध के बारे में, कोई बच्चे को अभी तक आपने टच नहीं किया है, बच्चे के साथ किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क आपने स्थापित नहीं किया है, बच्चे को टच नहीं किया है, केवल आपने अपने शब्दों के माध्यम से, आपने इशारों के माध्यम से, आपने कोई वीडियो दिखाकर, आपने कोई ऑडियो दिखाया है, आपने कुछ ऐसी आवाज निकाली है, आपने ऐसी फोटो दिखाई है ताकि बच्चा उस चीज को सुन सके, उस चीज को समझ सके तथा लैंगिक अपराधों के प्रति वो उसके अट्रैक्ट हो सके आपके प्रति। ऐसी बात को हम कहेंगे कि लैंगिक उत्पीड़न हुआ है। केवल किसके माध्यम से भाई? शब्दों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से या इशारों के माध्यम से या ऑडियो वीडियो के माध्यम से, ऑडियो वीडियो या फोटो, ठीक है ना, इत्यादि को दिखाना, इत्यादि को दिखाना, इसको हम क्या कहेंगे भाई? लैंगिक उत्पीड़न कहेंगे। नोट आप इसके अंदर लिख लो कि जो लैंगिक उत्पीड़न जो है उसके अंदर बच्चे के साथ किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क स्थापित नहीं किया गया है, शारीरिक संपर्क स्थापित नहीं किया जाता है। इससे यदि हम गंभीर के ऊपर आते हैं तो इससे गंभीर हमारे पास होता है लैंगिक हमला। लैंगिक हमले के अंदर क्या होता है भाई? लैंगिक हमले के अंदर होता है कि बच्चे के साथ आप फिजिकल टच करते हो, बच्चे के साथ, बच्चे के गुप्त अंगों को या बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स जो भी होते हैं उनको आप हाथ लगाते हो, उनको आप छेड़ते हो, तो उसको हम कहते हैं कि बच्चे के ऊपर क्या किया गया भाई? लैंगिक हमला किया गया है। तो यहाँ पर आपने बच्चे को अभी तक टच नहीं किया, बच्चे को छुआ नहीं। यदि आप बच्चे को छूते हो तो किसके अंदर आ जाता है भाई? लैंगिक हमले के अंदर आ जाता है। तो इसमें आप लिख लो कि बच्चे के साथ, बालक के साथ शारीरिक संपर्क स्थापित किया, या बच्चे के, आम भाषा में लिखना चाहो तो बच्चे के प्राइवेट पार्ट को छूना इत्यादि, उसे हम क्या कहेंगे भाई? लैंगिक हमला कहेंगे। उसके बाद है प्रवेशन लैंगिक हमला। ये और भी गंभीर अपराध है। यहाँ पर आपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट को छुआ है या आपने प्राइवेट पार्ट को बच्चे को छूने के लिए कहा है, लेकिन प्रवेशन लैंगिक हमले के अंदर क्या है भाई? प्रवेशन लैंगिक हमला सबसे गंभीर अपराध है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बलात्कार होता है कि अपने प्राइवेट पार्ट को बच्चे के प्राइवेट पार्ट के अंदर इंसर्ट करवाना, उसको हम कहेंगे प्रवेशन लैंगिक हमला। तो ये हमारे पास सबसे गंभीर अपराध है। इसमें आप लिखना चाहो तो एक हिसाब से आप ये लिख सकते हो, बालकों का बलात्कार। तो हमने लैंगिक अपराधों को तीन भागों के अंदर बांटा है। सबसे पहला हमारे पास है लैंगिक उत्पीड़न, उससे गंभीर यदि हम देखें तो लैंगिक हमला, और सबसे गंभीर यदि हम देखें तो वो हमारे पास क्या बनता है भाई? प्रवेशन लैंगिक हमला। तो मैंने आम भाषा के अंदर देखो इनकी डेफिनेशन जो दी गई है वो बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन दी गई है कि प्रवेश लैंगिक उत्पीड़न हम कैसे कहेंगे, लैंगिक हमला कैसे कहेंगे, प्रवेशन लैंगिक हमला कैसे कहेंगे। बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन दी गई है, हमें वो जानने की जरूरत नहीं है। केवल इतना जितना मैंने लिखा है, केवल आप इतना जान लो, आपके लिए काफी होगा। इन अपराधों की हमने आगे कैटेगरियां फिर बांटी है। प्रवेशन लैंगिक हमला जो है इसको हमने दो भाग के अंदर बांटा है। एक तो हमने बांटा है साधारण प्रवेशन लैंगिक हमला, ठीक है ना, और दूसरा हमने बांटा है गुरुतर। गुरुतर का मतलब होता है गंभीर।
लैंगिक हमला जो है इसको भी हमने दो भागों के अंदर बांटा है। एक हमारे पास है साधारण लैंगिक हमला, साधारण मैं नाम लिख रहा हूं भाई, साधारण लिखा हुआ नहीं है, और दूसरा हमारे पास है गुरुतर लैंगिक हमला। ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न जो है इसको हमने दो भागों में नहीं बांटा, इसको हमने एक ही भाग के अंदर रहने दिया है। अब जो मैं गुरुतर शब्द यूज कर रहा हूं, ये गुरुतर क्या है, इसके अंदर भी हमने गुरुतर यूज किया है, इसके अंदर भी हमने गुरुतर यूज किया है। तो ये गुरुतर क्या चीज है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। गुरुतर मतलब बड़ा। प्रवेशन लैंगिक हमला हमारे पास अपराध है, इससे भी यदि गंभीर अपराध किया जाए, लैंगिक हमला हमारे पास अपराध है, इससे भी गंभीर अपराध किया जाए तो इसी अपराध को और गंभीर कैसे बनाया जाएगा, हम उसकी अब चर्चा करते हैं। तो केवल आप इतना लिख लो एक बार के लिए, देखो कौन से सेक्शन के अंदर है आप उसकी टेंशन नहीं लो, सारे सेक्शन हम एक साथ करेंगे। अभी केवल मैं आपको इस जो एक्ट हमारा है इसके अंदर क्या क्या बातें होने वाली है उनसे मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं। जितने अपराध है सारे एक सूची के अंदर करेंगे, बड़ी जल्दी आपको पता चल जाएंगे। तो लैंगिक अपराध तीन भागों के अंदर बांटे मैंने, लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला। फिर मैंने कहा इनको फिर हम दो दो भागों के अंदर बांटते हैं, साधारण और गुरुतर, साधारण और गुरुतर। साधारण तो यही है जो मैंने डेफिनेशन लिख दी। गुरुतर हम किसे कहेंगे, थोड़ा सा गंभीर अपराध हम और कैसे बना सकते हैं, अब उसकी चर्चा करते हैं कि गुरुतर अपराध हमारे पास कैसे होगा। गुरुतर का मतलब है भाई और गंभीर अपराध, बड़ा, ठीक है ना, गुरु में बड़ा होता है, आपको पता है ना कि जो अपराध है उससे ज्यादा गंभीर अपराध। तो कोई भी अपराध गुरुतर अपराध हमारे पास, लैंगिक अपराध जो है वो गुरुतर कब हो जाएगा, तो गुरुतर यदि होता है तो उसके अंदर हमें ध्यान रखना है, पहली बात यदि उस अपराध को किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा या पुलिस कर्मचारी के द्वारा कर दिया जाए। मान लो पुलिस थाने के अंदर किसी बालक के साथ इस तरह का अपराध होता है या कोई पुलिस कर्मचारी जो है इस तरह का अपराध करता है तो हम कहेंगे गुरुतर अपराध, उसको ज्यादा सजा दी जाएगी। दूसरा, कोई सेना का अधिकारी हो, सेना का चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, मैं केवल अधिकारी लिख रहा हूं, कर्मचारी हो तो भी चलेगा, सिपाही हो तो भी होगा, ठीक है ना, उसका द्वारा किया गया अपराध भी क्या होगा भी गुरुतर अपराध होगा। तीसरा, मान लो कोई जेल का प्रहरी हो, जेल प्रहरी जिसको हम बोलते हैं, या मान लो कोई अभिरक्षा गृह कोई भी हो, हॉस्टल वगैरह हो कोई भी हो, या ऐसे गृह हम आगे पढ़ेंगे जिसके अंदर अभिरक्षा के लिए रखा जाता है, कस्टडी के अंदर रखा जाता है, या बाल सुधार गृह, बाल सुधार गृह, इन सब का भार साधक अधिकारी कोई भी हो, उसके द्वारा यदि अपराध किया जाता है, या कोई लोक सेवक हो। लोक सेवक कौन होता है, ये भारतीय दंड संहिता की धारा नंबर 21 में बताया गया है कि लोक सेवक कौन होता है। आप केवल इतना जान लो, जो सरकारी कर्मचारी है वो हमारी लोक सेवक है, केवल इतना जानना आपके लिए काफी है, वरना इसकी लंबी चौड़ी परिभाषा दी गई है भी कौन कौन होता है, केवल आप इतना जान सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो अस्पताल का स्टाफ हो या कोई भी किसी भी शैक्षणिक संस्था का स्टाफ हो, या किसी भी धार्मिक संस्था का स्टाफ हो या कर्मचारी हो, या उस बालक का गार्जियन हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो कोई भी, ठीक है ना, बालक का संरक्षक, भाई बहन, चाचा चाची, माँ बाप कोई भी हो, ठीक है, या बालक का संरक्षक हो, या बालक का नातेदार हो, रिश्तेदार जिसको हम कहते हैं, या बालक के साथ घरेलू रिश्ते के अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति हो, घरेलू संबंध कोई भी संबंध वाला व्यक्ति हो, या बालक का कोई ट्रस्टी हो, न्यासी जिसको हम बोलते हैं, या कोई बालक का प्राधिकारी हो जिसके ऊपर ड्यूटी हो बालक को संभालने की, इत्यादि के द्वारा किया गया अपराध।
यदि कोई भी अपराध जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, 3 अपराध मैंने देखे, उन तीनों अपराधों में से इन व्यक्तियों के द्वारा यदि अपराध किया जाता है, बालक के साथ परिवेशन हमला, लैंगिक परिवेशन हमला या लैंगिक हमला या जो है लैंगिक उत्पीड़न, पुलिस अधिकारी, सेनाधिकारी, जेल प्रहरी, अभिरक्षा गृह, बाल सुधार गृह, बाल का भारतीय शासन अधिकारी हो, लोक सेवक हो, अस्पताल का स्टाफ हो, शैक्षणिक संस्था का कोई भी स्टाफ हो, धार्मिक संस्था का कोई स्टाफ हो, बालक का गार्जियन हो, रिश्तेदार हो, घरेलू संबंध वाला कोई व्यक्ति हो, न्यासी हो, प्राधिकारी हो, इनमें से किसी व्यक्ति के द्वारा यदि अपराध किया जाता है तो उस अपराध को हम गंभीर अपराध मानेंगे उसकी वजह। दूसरा, ये तो पहला पॉइंट मैंने लिखाया है। दूसरा पॉइंट क्या है? जो अपराध किया जाता है, मान लो किसी ऐसे बालक के साथ किया जाता है जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बालक है, उस बालक के साथ अपराध किया जाता है। मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बालक के साथ अपराध, या जो अपराध किया जाता है वो किया जाता है किसी गर्भवती लड़की के साथ, लड़की जो बालिका है पहले से गर्भवती है, उसके साथ फिर इस तरह का यदि अपराध कर दिया जाता है तो उसको भी हम गंभीर अपराध मानेंगे। गर्भवती बालिका के साथ अपराध, या जो अपराध किया जाता है 12 साल से छोटी उम्र के किसी बालक के साथ किया जाता है। उम्र याद रखना भाई, 12 साल से छोटे बालक के साथ, उम्र याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके साथ। यदि 12 साल से छोटे बालक के साथ यदि इस तरह का अपराध किया जाता है तो उस अपराध को हम क्या मानेंगे भाई? गंभीर अपराध मानेंगे, ठीक है ना। बाकी नॉर्मल अपराध होंगे, ये हमारे पास किस तरह के अपराध हो जाएंगे? गंभीर अपराध हो जाएंगे, ठीक है ना। यदि मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बालक के साथ किया जाता है इस तरह का अपराध, या गर्भवती बालिका के साथ अपराध किया जाता है, या 12 साल से छोटे बालक के साथ अपराध किया जाता है, उसको भी हम क्या मानेंगे भाई? गंभीर अपराध मानेंगे। और तीसरा पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूं, तीसरे पॉइंट के अंदर हमारे पास है कि यदि बालक के साथ बार बार अपराध किया जाता है, यही अपराध, यदि ये अपराध बालक के साथ क्या किया जाए? बार बार किया जाए, तो भी इसको हम क्या मानेंगे भाई? गंभीर अपराध मानेंगे। या बालक के साथ सामूहिक रूप से किया जाए, 5-6 लोग जो हैं मिलके यदि बालक के साथ इस तरह का अपराध करते हैं तो उसको भी हम क्या मानेंगे भाई? गंभीर अपराध मानेंगे। या बालक के साथ अपराध करते टाइम बालक को चोट पहुंचाई जाए, बालक को चोट पहुंचाई जाए, या बालक को मार दिया जाए, या बालक को किसी भी तरह की गंभीर बीमारी जिस तरह से HIV हो गया या अन्य जानलेवा बीमारी का शिकार कर दिया जाए। बालक को जैसे HIV हो गई या इस तरह की कोई और जो हमारे पास होते हैं STDs होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज होते हैं, उनका शिकार बना दिया जाए, अन्य जानलेवा बीमारी का शिकार बना दिया जाए। या बालक को किसी हथियार का भय दिखाकर, जिसको बोलते हैं हम आयुध बोलते हैं, हथियार बोलते हैं, गोला बारूद हम बोलते हैं, हथियार की नोक पर हथियार का भय दिखाकर यदि इस तरह का अपराध किया जाए। या कोई दंगे हो रहे हैं, मान लो किसी तरह की होगी, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, पंथिक दंगे हो रहे हैं, या मान लो किसी तरह के हमारे पास नेचुरल क्लाइमेट आ गई, जिससे मान लो बाढ़ आ गई कहीं पर, या कोरोना जैसा टाइम आ गया। मान लो कोरोना के अंदर मान लो माँ बाप जो हैं दोनों कोरोना से पीड़ित हो गए, दोनों हॉस्पिटल के अंदर है, और उनकी छोटी बच्ची है घर के अंदर, 10 साल की 12 साल की बच्ची, वो अकेली घर के अंदर रह गई है। तो माँ बाप अब मिलने आ नहीं सकते उससे, क्योंकि वो क्वारंटाइन के अंदर है, आप जानते हो। अब अकेली बच्ची है, अकेली बच्चे के का फायदा उठाते हैं पड़ोसी, मान लो उठाते हैं फायदा। तो क्या नेचुरल क्लाइमेटी थी, प्राकृतिक आपदा थी, उसका फायदा उठा के यदि इस तरह का अपराध किया जाता है उसको भी हम गंभीर अपराध मानेंगे। क्या भी? या तो किसी तरह के हिंसे हो रहे हो, सांप्रदायिक हिंसे या पंथीय हिंसे हो रहे हो, उनका फायदा उठाया जाए। सांप्रदायिक हिंसा के दौरान, या किसी भी आपातकाल के दौरान। यदि इस तरह का अपराध किया जाता है
तो इसको भी हम क्या कहेंगे भाई, गुरुतर अपराध कहेंगे। तो गुरुतर, वैसे यदि हम इस कानून को पढ़ते हैं तो कानून के अंदर इन्हीं पॉइंटों को लगभग 21 पॉइंट के अंदर समझाया गया है। गुरुतर अपराध हम किसे कहेंगे, मैंने आपको 3 पॉइंट के अंदर समझा दिया, आसानी से याद हो जाएंगे। पहला क्या है, पुलिस अधिकारी के द्वारा, सेना के अधिकारी के द्वारा, या आप मानते हो कि इन यदि लोगों के द्वारा अपराध किया गया है तो गुरुतर होगा। दूसरा, इन लोगों के साथ अपराध किया गया है तो गुरुतर होगा। तीसरा, इन परिस्थितियों के अंदर अपराध किया गया है तो गुरुतर अपराध होगा। एक जो बात याद रखने वाली है, बार बार कह रहा हूं, जो 12 साल का जो टाइम पीरियड है उसको आप याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या दिया, भी ओवरव्यू दे दिया कि इस एक्ट के अंदर हम पढ़ने वाले क्या हैं। 3 तरह के जो अपराध हैं और उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं गुरुतर अपराध क्या होता है, आपने लिख लिया होगा मेरे साथ साथ। अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब हम जल्दी जल्दी सारे अपराध पढ़ते हैं। अब हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इस सेक्शन को पढ़ने में, इस एक्ट को पढ़ने के अंदर। सबसे पहले हम आते हैं धारा नंबर 3 के ऊपर। धारा 3 हमारे पास बात करती है धारा 3 बात करती है प्रवेशन लैंगिक हमले की। जैसे मैंने आपको बताया कि एक धारा के अंदर तो हमारे पास लिखा हुआ है अपराध क्या है और दूसरी धारा के अंदर लिखा हुआ है उस अपराध की सजा क्या है। तो धारा 3 बात करती है प्रवेशन लैंगिक हमला। अब आप ये जानते हो क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है, इसको समझाया गया है कहाँ पर, धारा नंबर 3 के अंदर। धारा 4 बात करती है किसकी, प्रवेशन लैंगिक हमले की सजा। जो प्रवेशन लैंगिक हमले की सजा है वो दी गई है, यदि आप पहली बार अपराध करते हो तो अलग सजा है, यदि आप नहीं, प्रवेशन लैंगिक हमले की सजा जो है वो आयु के हिसाब से डिसाइड की गई है। बालक को 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। पहला बालक है 16 साल से लेकर 18 साल तक का बालक। यदि 16 से लेकर 18 साल के बालक के साथ यदि आप इस तरह की हरकत करते हो, इस तरह का अपराध करते हो तो आपको क्या सजा मिलेगी। और दूसरा हमारे पास है 12 साल से लेकर 16 साल तक का बालक के साथ अपराध, तो आपको क्या मिलेगी भाई, अलग सजा मिलेगी। ठीक है, ये धारा 4(1) के अंदर बताया गया है और ये बताया गया है धारा 4(2) के अंदर कि 16 से लेकर 18 साल तक का बालक है, अलग सजा मिलने वाली है। और 12 साल से लेकर 16 साल तक का बालक है तो आपको क्या भाई, अलग सजा मिलने वाली है। कितनी सजा मिलने वाली है, पहले के अंदर यदि हम बात करें तो कम से कम जो यदि सजा मिल सकती है, कम से कम सजा की यदि बात करता हूं तो वो सजा मिल सकती है 10 साल तक की सजा। जो न्यूनतम सजा है वो कितनी मिलेगी भाई, 10 साल की मिलेगी। और यदि हम बात करते हैं अधिकतम सजा के बारे में तो अधिकतम सजा इसमें जा सकती है आजीवन कारावास तक की हो सकती है। कितनी भाई, आजीवन कारावास। और साथ में क्या लग सकता है, जुर्माना। यही अपराध यदि 12 से लेकर 16 साल के बच्चे के साथ किया जाता है, थोड़ा सा गंभीर अपराध हो गया, तो गंभीर अपराध हो गया तो इसकी सजा भी आपको पता है गंभीर हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर जो न्यूनतम सजा मिल सकती है वो मिल सकती है 20 साल की सजा। और जो अधिकतम सजा जो मिल सकती है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अधिकतम सजा वहां भी आजीवन कारावास थी, यहां भी क्या है भाई, आजीवन कारावास। और आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है भाई, आपकी जो प्राकृतिक आयु है वो पूरी की पूरी प्राकृतिक आयु के अंदर, या मैं कह दूं आपकी अंतिम सांस तक आप कहाँ रहने वाले हो भाई, जेल के अंदर रहने वाले हो। आजीवन कारावास का मतलब यही होता है। तो धारा 3 बात करती है प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा की बात करती है, जो मैं आपको समझा चुका हूं। और धारा 4 बात करती है प्रवेशन लैंगिक हमला यदि किया जाता है तो इसकी सजा क्या मिलेगी, ये कहाँ लिखी गई है, भी धारा नंबर 4 के अंदर लिखी गई है। जल्दी जल्दी लिख लो। अब हम बात करते हैं अगले अपराध की, धारा नंबर 5 और धारा नंबर 6। धारा 5 बात करती है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला।
अब आप अच्छे से जानते हो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या कहेंगे, जो मैंने आपको अलग से पॉइंट लिखाई हैं। यदि उन परिस्थितियों के अंदर लैंगिक अपराध किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहेंगे। धारा 5 में परिभाषा बताई गई है और धारा 6 के अंदर क्या बताई गई है भाई, सजा बताई गई है। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की सजा कहाँ बताई गई है, धारा नंबर 6 के अंदर बताई गई है। सजा की यदि हम बात करते हैं तो ये भाई अपराध जो है और भी ज़्यादा गंभीर अपराध हो गया है ना, तो और ज़्यादा गंभीर अपराध हो गया तो सजा और ज़्यादा मिलेगी। तो इसके अंदर जो न्यूनतम सजा है, जो न्यूनतम सजा है वो कितनी मिलती है भाई, 20 साल की मिलती है। लेकिन जो अधिकतम सजा है वो और भी ज़्यादा है। अधिकतम सजा या तो आपको मिलेगी आजीवन कारावास तक जा सकते हैं या मृत्यु दंड भी मिल सकता है। तो बहुत कम हमारे पास ऐसे अपराध हैं जिनके अंदर मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। तो जहां जहां पर मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है उन सभी को आप याद जरूर रखना, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। और साथ ही साथ क्या लग सकता है भाई, जुर्माना भी लग सकता है। लग सकता है नहीं, लगेगा ही लगेगा। तो ये हमारे पास अपराध है धारा 5 के अंदर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध। और सजा कहाँ दी गई है भाई, धारा नंबर 6 के अंदर इसकी सजा का प्रावधान किया गया है। अब उसके बाद हमारे पास आगे है धारा नंबर 7। जल्दी जल्दी लिख लो भी, समझा सब कुछ चुका हूं। अब केवल बचा हमारे पास क्या है, अपराध की परिभाषा सेक्शन जानना है हमारे पास, और बचा है इसके लिए सजा कितनी है। बाकी सब कुछ तो समझा दिया मैंने, कुछ बचा ही नहीं। अब हमारे पास है धारा नंबर 7। धारा नंबर 7 जो बात करती है वो बात करती है लैंगिक हमले की। धारा 7 किसकी बात करती है भाई, लैंगिक हमला। परिभाषा कहाँ दी गई है, धारा 7 में दी गई है। तो अब धारा 8 पे यदि मैं आ जाता हूं तो धारा 8 किसकी बात करेगी भाई, लैंगिक हमले की सजा। लैंगिक हमले की सजा। लैंगिक हमला क्या है आपको मैं समझा चुका हूं कि बालक के साथ बालक के जननांगों को छेड़ना, बालक के या बालक से कहना कि आप किसी व्यक्ति के जननांगों को छेड़ो, टच करो, इसके साथ की हरकतें करो, उसको कहते हैं लैंगिक हमला कहते हैं। और लैंगिक हमले की यदि सजा की हम बात करें तो ये प्रवेशन लैंगिक हमले से तो थोड़ा सीरियस नहीं है, थोड़ा सा इससे कम सीरियस अपराध है। तो सजा भी इसके अंदर उतनी नहीं है जितनी उसके अंदर दी गई थी। इसमें जो सजा दी गई है तो न्यूनतम सजा तथा अधिकतम सजा। जो न्यूनतम सजा है वो दी गई है 3 साल तक की सजा, और अधिकतम सजा इसमें दी गई है 5 साल तक की सजा। न्यूनतम सजा है 3 साल तक की सजा, अधिकतम सजा जो है वो है 5 साल तक की सजा। और ये जो सजा है ये दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है भाई, सादा कारावास भी हो सकता है तथा कठोर कारावास भी हो सकता है। कैसा भी हो सकता है, प्लस साथ में क्या लगेगा भाई, जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा। इसी तरह से यदि हम बात करते हैं धारा नंबर 9, तो धारा नंबर 9 बात करती है गुरुतर लैंगिक हमला। धारा 9 किसकी बात करती है भाई, गुरुतर लैंगिक हमला। धारा 9 के अंदर डिफाइन किया गया है। और धारा 10 के अंदर गुरुतर लैंगिक हमले की सजा दी गई है। धारा 10 किस चीज की बात करती है, गुरुतर लैंगिक हमले की सजा। फिर वही बात, गुरुतर क्या है, गुरुतर मैं आपको बता चुका हूं क्या है, गंभीर क्या है आपको बता चुका हूं। उन विशेष परिस्थितियों के अंदर विशेष लोगों के द्वारा यदि अपराध किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे भी, गुरुतर लैंगिक हमला। तो ये इससे सीरियस अपराध हो गया तो इससे ज्यादा गंभीर सजा दी जाएगी। तो यहाँ पे जो न्यूनतम सजा है वो हमारे पास 5 साल की सजा है। न्यूनतम सजा कितनी है भी, 5 साल की सजा है। और जो अधिकतम सजा है वो 7 साल की सजा है। कम से कम 5 साल की सजा मिल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सजा मिल सकती है इस अपराध के अंदर, 7 साल की सजा मिल सकती है। इसके लिए भी वही बात, ये सादा कारावास भी हो सकता है, कठोर कारावास भी हो सकता है, प्लस जुर्माना तो आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास धारा 7 और धारा 8 लैंगिक हमले की बात करती है, लैंगिक हमले की सजा की बात करती है। धारा 9 और धारा 10 गुरुतर लैंगिक हमले की बात करती है और गुरुतर लैंगिक हमले की सजा की बात करती है। उतार लिया होगा आपने जल्दी जल्दी। अब हम चलते हैं आगे, धारा 11 तथा धारा 12।
तीसरा अपराध हमारे पास रह गया कौन सा भाई, लैंगिक उत्पीड़न। बालक को टच नहीं किया जाता, लैंगिक उत्पीड़न। शब्दों के द्वारा, हाव भाव के द्वारा, संकेतों के द्वारा बालक के साथ इस तरह की हरकतें करना वो कहलाती है लैंगिक उत्पीड़न। धारा 11 के अंदर परिभाषित किया गया है। और सजा की जो बात है वो कहाँ की गई है भी, धारा 12 के अंदर सजा की बात की गई है। ये जितने भी हमने अपराध पढ़े हैं उन सभी में सबसे कम सीरियस अपराध है, इसलिए सजा भी सबसे कम है। तो इसमें सजा कितनी हो सकती है भी, 3 साल तक की सजा। कितनी हो सकती है, 3 साल तक की सजा हो सकती है। और ये जो सजा है ये भी वही बात, ये सादा कारावास भी हो सकता है और कठोर कारावास भी हो सकता है, प्लस साथ में क्या लगाया जाएगा भी, जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये हमने 3 मेन अपराध पढ़ लिए। ठीक है, जो लैंगिक उत्पीड़न है उसको गुरुत्व में नहीं बांटा गया है, उसको केवल सिंपल ही रखा गया है। तो ये हमारे पास 3 मेन अपराध हैं। उसके बाद हमारे पास आती है धारा नंबर 13। धारा 13 बात करती है अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग करना। ये क्या चीज़ है, इसको हम समझते हैं। अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग। अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग, आम भाषा के अंदर यदि बात करूं तो इसको कहा जाता है पोर्नोग्राफी। बालकों की ऐसी फोटोएं बनाना जिसके अंदर बालकों को किसी भी तरह का लैंगिक काम करते हुए दिखाया गया है, या बालकों की ऐसी वीडियो बनाना वो हमारे पास अपराध आता है धारा नंबर 13 के तहत, जिसको हम कहते हैं अश्लील प्रयोजन, या आपको यहाँ लिखा जा सकता है अश्लील साहित्य के प्रयोजन। ठीक है ना, साहित्य के अंदर फोटो भी आ जाती है, ऑडियो भी आ जाती है, वीडियो भी आ जाती है, राइटिंग भी आती है, सब कुछ आ जाती है। किसी भी तरह की ऑडियो, फोटो, वीडियो इस तरह की बनाना जिसके अंदर बालकों का उपयोग किया गया है, बालकों को लैंगिक क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, कुछ भी आप इस तरह की वीडियो बनाते हो, उपयोग के अंदर आप बना रहे हो, तो आपके लिए क्या है भी, जुर्माना है, आपके लिए क्या है, अपराध है, आपको सजा मिल सकती है धारा 14 के तहत। धारा 13 में अपराध को परिभाषित किया गया है, सजा कहाँ पर बताई गई है, धारा नंबर 14 के अंदर बताई गई है। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से एक खबर लगातार आपने न्यूज के अंदर सुनी होगी कि शिल्पा शेट्टी की जो हस्बैंड है राज कुंद्रा, वो इसी अपराध के अंदर दोषी पाए गए थे कि वो बालकों की क्या बना रहे थे भाई, इस तरह के पोर्न वीडियोज वगैरह बना रहे थे, तो इस अपराध के अंदर दोषी पाए गए थे। तो धारा 13 कहती है अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग करना या फिर ये अपराध है, वो इस अपराध की सजा आपको कहाँ मिलेगी भाई, धारा नंबर 14 के अंदर इस अपराध की आपको सजा मिलने वाली है। धारा 14 कहता है कि यदि आपने पहली बार अपराध किया तो कुछ और सजा मिलने वाली है, दूसरी बार यदि आपने अपराध किया तो और सजा मिलने। सीधा लिख दूं, चलो पूरा लिख देता हूं। धारा 14 क्या कहती है, अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग। अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग या बालकों के उपयोग की सजा। सजा लिखा हो भाई या दंड लिखा हो या शास्ति लिखा हो, एक ही मतलब होता है। ठीक है ना, कुछ भी दिया जा सकता है आपको, सजा लिखा हुआ आ सकता है, दंड लिखा हुआ आ सकता है या शास्ति लिखा हुआ आ सकता है। ये ज़्यादा यूज करते हैं भी कानून वाले। ठीक है ना, तो शास्ति लिखा हुआ है तो घबराना नहीं, शास्ति का मतलब दंड ही होता है। तो यदि आप इस तरह का काम जो है पहली बार करते हो प्रथम दोष सिद्धि पर, तो आपको थोड़ी कम सजा दी जाएगी। लेकिन यदि आप ऐसा काम बार बार करते हो, दूसरी या पश्चातवर्ती, अब तो आप इन शब्दों से परिचित हो गए हो, दूसरी तीसरी चौथी बार यदि आप इस तरह का अपराध करते हो दोष सिद्धि पर, तो आपको थोड़ी सी गंभीर सजा दी जाती है। जब पहली बार आप अपराध करते हो तो आपको कम से कम 5 साल की सजा मिलेगी। यहाँ पर कम से कम का बताया गया है, ज़्यादा कितनी मिल सकती है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। लिखा हुआ कम से कम कितनी सजा मिलेगी, 5 साल की मिलेगी, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, छोड़ दिया गया कोर्ट के विवेक के ऊपर। और यहाँ यदि हम बात करें दूसरी बार तो लिखा है कम से कम 7 साल की सजा मिलेगी, ज़्यादा कितनी मिलेगी कुछ नहीं पता है। तो आप यहाँ लिखो कि न्यूनतम जो आपको सजा मिलने वाली है ना, न्यूनतम 5 साल की सजा मिलने वाली है। और यहाँ पर जो न्यूनतम सजा मिलने वाली है
वो कितनी मिलने वाली है भाई? 7 साल की सजा मिलने वाली है। ज़्यादा कितनी मिल सकती है इसके बारे में आपको नहीं बताया गया, कितनी भी मिल सकती है, कोर्ट का विवेक है। और साथ में क्या मिलेगा भाई? जुर्माना भी लगने वाला है। तो ये हमारे पास था अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग, धारा 13 कहती है, और इसकी सजा धारा 14 के अंदर बयान की गई है। अब हम चलते हैं आगे अगले अपराध की तरफ। मैंने आपको बताया था इसमें काफ़ी अपराध हैं भाई, लगातार अपराध हैं। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि पहली धारा के अंदर अपराध है, दूसरे के अंदर सजा है। पहले में अपराध है, दूसरे में सजा है। समझने वाला पोर्शन शुरू के अंदर था, वह मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं धारा नंबर 15। धारा 15 किस बात की चर्चा करती है? धारा 13 हमें बताती थी कि आप अश्लील साहित्य बना रहे हो तो अपराध है। धारा 14 बताती है जिस व्यक्ति ने अश्लील साहित्य बनाया है उसको क्या सजा मिलेगी। धारा 15 बताती है कि जो भी अश्लील साहित्य आपने बनाया है उसका यदि आपने भंडारण करके रखा हुआ है, संग्रहण करके उसका रखा हुआ है, तो भी अपराध है। कहाँ लिखा हुआ है भी? धारा नंबर 15 के अंदर लिखा हुआ है। क्या? ऐसे अश्लील साहित्य बालकों युक्त अश्लील साहित्य का भंडारण चाहे आप कहीं भी करते हो, अपने घर के अंदर करते हो, दुकान के अंदर करते हो, मोबाइल के अंदर करते हो, लैपटॉप के अंदर करते हो। आपके लैपटॉप के अंदर भी इस तरह की वीडियोज हैं जिनके अंदर जो अश्लील वीडियोज हैं जिनके अंदर बालकों ने काम किया है। ऐसी फोटोएं हैं जो बालकों को लैंगिक क्रियाएं करते हुए दिखा रही है, उस तरह की आपके पास फोटोएं हैं, तो भी क्या है भाई? वो अपराध है। कौन सी धारा के तहत अपराध है? वो धारा नंबर 15 के तहत है। किसी भी प्रयोजन के लिए आपने बालकों से संबंधित अश्लील वीडियो को, अश्लील फोटो को, अश्लील ऑडियो को यदि आपने स्टोर करके रखा हुआ है, भंडारण का मतलब है स्टोर करके यदि रखा हुआ है, तो आपके लिए क्या है भाई? अपराध है। और आपको क्या मिल सकती है भाई? सजा मिल सकती है। इसमें सजा को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। वैसे 3 भाग हैं, हमारे काम के 2 ही भाग हैं। पहला भाग क्या कहता है? पहला भाग कहता है कि आपने उन वीडियो को और फोटो को या साहित्य को, अश्लील साहित्य को आपने अपने पास इसलिए रख रखा है कि आप दूसरों को भेज सको। केवल इसलिए, बेच सको नहीं, केवल दूसरों को भेज सको, ट्रांसफर कर सको, केवल दूसरों के साथ शेयर कर सको, यदि इसलिए रखा हुआ है तो भी अपराध है। पहला क्या है? केवल दूसरों के साथ साझा करने के उद्देश्य से। आपकी जो इंटेंशन है वो केवल ये है आप दूसरों के साथ साझा कर सको, साझा करने के उद्देश्य से भंडारण। यदि केवल आपने इस उद्देश्य से भंडारण कर रखा है कि आप अपने दोस्तों के साथ उसको ट्रांसफर कर सकते हो, साझा कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो भी आपके लिए अपराध है। यदि आपने ऐसा रखा हुआ है, यदि आप पहली बार दोष सिद्धि आपकी मिलती है, प्रथम बार यदि आप दोष सिद्ध पाए जाते हो तो आपको अलग सजा मिलने वाली है, और दूसरी बार और उसके बाद पश्चातवर्ती दोष सिद्धि आपकी होती है तो आपको अलग सजा मिलने वाली है। पहली बार आपको कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, और दूसरी बार कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना। सजा का नहीं बात है लेकिन जुर्माना की बात है। पहली बार क्या है भाई? कम से कम, ज़्यादा कितना भी हो सकता है, कम से कम की बात है 5,000 का जुर्माना। और दूसरी बार हम बात करें तो कम से कम कितना जुर्माना भाई? 10,000 का जुर्माना। ज़्यादा कितना भी लगाया जा सकता है क्योंकि यहाँ कम से कम की बात की गई है, अधिकतम की बात यहाँ पर नहीं की गई है। ये तो प्रयोजन था कि आपने भंडारण जो है इसलिए कर रखा है कि आप दूसरों के साथ उसको शेयर कर सको, साझा कर सको। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि आपने भंडारण इसलिए किया हुआ है कि आप उसका कॉमर्शियल यूज कर सको, आप उसको बेच सको साहित्य को, तो आपके लिए और भी गंभीर अपराध बन जाता है। दूसरा क्या है भी? व्यावसायिक कारणों से, व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए भंडारण। यदि आपने उसका भंडारण व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए किया हुआ है तो आपके लिए और भी ज़्यादा गंभीर अपराध बन जाएगा। कितना ज़्यादा गंभीर अपराध बन जाएगा भी? यदि आप प्रथम बार यह अपराध करते हो तो आपको अलग सजा मिलेगी, और यदि आप बार बार ये अपराध करते हो, दूसरी बार या दूसरी, तीसरी, चौथी बार जब भी आप ये अपराध करते हो तो आपको अलग सजा मिलने वाली है। पहली बार आपको सजा मिलने वाली है 3 साल तक की सजा आपको मिल सकती है, साथ ही आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। पहली बार कितने भी? 3 साल तक की सजा, या आपको केवल जुर्माना लगाया जा सकता है,
या जुर्माना तथा सजा आपको दोनों दी जा सकती है। लेकिन यदि ये अपराध आप दूसरी बार करते हो तो सजा को आपके बढ़ाया जाएगा। इस बार जो सजा बढ़ाई जाएगी उसमें आपके न्यूनतम भी होगी और आपके अधिकतम भी होगी। दूसरी बार यदि आप करते हो तो आपको जो न्यूनतम सजा मिलने वाली है वो आपको मिल सकती है 5 साल की सजा, और जो अधिकतम सजा जो मिल सकती है वो मिल सकती है 7 साल की सजा। और ध्यान देने वाली बात है, इसके अंदर आपको जुर्माना लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर और है, यहाँ पर जो है मैंने ओब्लिक लगा दिया था, यहाँ पर या है, ठीक है ना। ओब्लिक का मतलब या ही होता है कि जुर्माना भी लग सकता है, सजा भी मिल सकती है, या दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरा जो अपराध है, यदि आप बार बार ऐसा अपराध करते हो तो आपको कम से कम 5 साल की सजा मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 साल की सजा मिल सकती है, लेकिन आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये आपके पास अपराध है कि यदि आप पोर्नोग्राफी के अंदर, अश्लील साहित्य के अंदर बालकों का उपयोग करते हो, किसी भी तरह से उपयोग करते हो और वैसी आप चीज़ बनाते हो तो धारा 13 के तहत अपराध है। सजा आपको धारा 14 में दी गई है। उसका भंडारण करते हो तो धारा 15 के तहत अपराध है, और सजा जो है 15 के अंदर ही अपराध बताया गया है और 15 के अंदर ही सजा बताई गई है, ठीक है ना। इसके अलग सजा आपसे नहीं दी गई है। अपराध भी 15 के अंदर बताया गया, भंडारण करना आपके लिए अपराध है, ये 15 में लिखा है, और आपकी सजा जो है वो भी 15 के अंदर ही इसके बारे में सजा का वर्णन किया गया है। हम चलते हैं अगले अपराध की तरफ। अगला अपराध हमारे पास है धारा नंबर 16। वैसे तो मेन अपराध की मैं बात करूं तो मेन अपराध हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब आता है कि कोई भी इस तरह का अपराध करने के लिए यदि दुष्प्रेरित करता है तो उसको भी सजा मिलती है। दुष्प्रेरण क्या शब्द है आप जानते हो, बार बार हम इस शब्द का यूज कर रहे हैं। दुष्प्रेरण का मतलब होता है उकसाना। तो मैं बात करता हूं धारा नंबर 16। धारा 16 कहती है, ऊपर जितने भी अपराध लिखे गए हैं उनमें से किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण करना। ऊपर वर्णित किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण क्या होता है भाई? दुष्प्रेरण बार बार मैं आपको समझाता हूं, यदि आपको कोई काम करने के लिए उकसाता है उसको भी हम क्या कहेंगे भी? दुष्प्रेरण कहेंगे। यदि आपको किसी काम करने में सहायता करता है उसको भी हम दुष्प्रेरण कहेंगे। यदि कोई लोग मिलके किसी काम करने के लिए षड्यंत्र करते हैं तो जितने लोग षड्यंत्र रचते हैं ना वो सारे क्या कहलाते हैं भाई? वो सभी लोग क्या कर रहे हैं? दुष्प्रेरण कर रहे हैं। कि मान लो किसी ने किसी व्यक्ति को बालक के खिलाफ अपराध करने के लिए या लैंगिक अपराध करने के लिए उकसाया, या बालक के खिलाफ अपराध करने में उसकी सहायता दी, या 5-6 लोग इकट्ठे हुए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि हम ऐसा काम करने वाले हैं, तो सभी को क्या कहेंगे कि उन्होंने क्या किया है? दुष्प्रेरण किया है उस अपराध का। तो धारा 16 कहती है, यदि आप किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण करते हो, कैसे करते हो? या तो उकसाते हो, या आप उस व्यक्ति की सहायता करते हो, या आप षड्यंत्र रचते हो इस अपराध के बारे में, तो क्या कहलाएगा भाई? कि इस अपराध का दुष्प्रेरण आपने किया है। और धारा 17 कहती है, यदि आप दुष्प्रेरण करते हो तो उसके लिए आपको सजा क्या मिलेगी? दुष्प्रेरण के लिए दंड। दुष्प्रेरण के लिए दंड। मान लो आपने किसी व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उकसाया, मतलब दुष्प्रेरित किया, और उस व्यक्ति ने वो अपराध कर दिया। यदि केवल आपने उकसाया और अपराध नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको कोई सजा नहीं मिलने वाली, ठीक है। केवल उकसाने की सजा ये हमारा एक्ट नहीं दे रहा है। लेकिन आपने किसी व्यक्ति को उकसाया और उस व्यक्ति ने वो अपराध कर दिया तो आपको सजा मिलेगी। उसको तो मिलेगी, उसने जो अपराध किया उसको तो मिलेगी। आपने उकसाया था ना, तो उकसाने वाले व्यक्ति को भी सजा मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? आपके उकसाने पे यदि अपराधी अपराध कर देता है। तो इसमें नोट लिखो क्या है? यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप, यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति अपराध कर दे तो भी अपराध किया है तो उस व्यक्ति को उस अपराध की सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी हम ऊपर देख रहे हैं। आपने दुष्प्रेरण किया तो आपको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी उस अपराधी को मिलेगी। तो लिखो भाई, दुष्प्रेरक होता है दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति।
दुष्प्रेरक को भी अपराधी के बराबर ही सजा मिलेगी, अपराधी के बराबर ही सजा मिलेगी। जो दुष्प्रेरक होगा उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी सजा किसको मिलने वाली है भाई, अपराधी को मिलने वाली है। या आप ऐसा लिख सकती हो भाई, दुष्प्रेरण की सजा बराबर अपराध की सजा। तो दुष्प्रेरण के लिए आपको कोई अलग तरीके की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। दुष्प्रेरण के लिए भी वही सजा प्रावधान की गई है, उतनी ही सजा मिलनी है जितनी सजा कब मिलती है भाई, अपराध के लिए मिलती है। धारा 16 दुष्प्रेरण की परिभाषा बताती है और धारा 17 बताती है कि यदि आपने दुष्प्रेरण किया है तो आपको कितनी सजा मिलने वाली है। अब हम चलते हैं अगले अपराध की तरफ और वो हमारे पास है धारा नंबर 18। धारा 18 कहता है कि किसी व्यक्ति ने इस तरह का अपराध करने की कोशिश की लेकिन वो उस अपराध के करने में कामयाब नहीं हो सका। कोशिश तो उसने की है लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। यदि वो व्यक्ति कामयाब नहीं हो सका है तो उसे हम कहेंगे उसने अपराध करने का प्रयत्न किया है या प्रयास किया है। तो यदि आप प्रयास भी करते हो तो भी आप अपराधी माने जाते हो, आपको सजा मिलती है। तो आपने अपराध करने की कोशिश तो की थी लेकिन आप अपराध कर नहीं पाए। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप किसी के घर में चोरी करने जाते हो, आप चोरी करने के लिए घुस गए थे, जो व्यक्ति वस्तु आप उठाना चाहते थे वो आपने वस्तु उठा भी ली थी, आप वापस आना चाहते थे, इतने वो व्यक्ति जग गया है, उसने देख लिया तो आपको वस्तु रखनी पड़ी और आप अकेले वापस आ गए। तो आपने चोरी करने की कोशिश कर ली, कोशिश आप कर चुके हो, आप कामयाब नहीं हुए। यदि कामयाब हो जाते तो आपका अपराध चोरी का हो जाता, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए, आपका अपराध कैसा हो गया, चोरी करने के प्रयत्न का अपराध हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ बात करते हैं कि जितने हमने अब तक ऊपर अपराध पढ़े हैं, धारा 17 तक जितने भी अपराध पढ़े हैं, उनमें से किसी भी अपराध का यदि प्रयास भी किया जाता है वो भी क्या माना जाता है भाई, अपराध माना जाता है। तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है, धारा नंबर 18 के अंदर। धारा 18 क्या कहती है भाई, किसी भी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए सजा, किसी भी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए सजा, या प्रयत्न लिख दो या प्रयास लिख दो, ठीक है ना। अटेम्प्ट इसको इंग्लिश में बोला जाता है, प्रयास। ठीक है, तो जिस भी अपराध को करने की आपने कोशिश की थी, चाहे आपने लैंगिक हमला करने की कोशिश की हो, चाहे आपने गुरुतर लैंगिक हमला करने की कोशिश की हो, चाहे आपने प्रवेशन लैंगिक हमला करने की कोशिश की हो, चाहे आपने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करने की कोशिश की हो, चाहे आपने लैंगिक उत्पीड़न करने की कोशिश की हो, आपने किसी भी तरह के अपराध को करने की यदि कोशिश की है, मात्र कोशिश की है, प्रयत्न की है, आप उसमें कामयाब नहीं हुए। कामयाब हो जाते तो आपको उस अपराध की सजा मिलती, आप कामयाब नहीं हुए तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, अपराध बोलते हैं। तो आप इसमें अपराध का प्रयत्न बोलते हैं, लिखो अपराध को करने की, अपराध को करने की कोशिश की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली या सफलता नहीं मिली, लेकिन सफलता नहीं मिली, तो उसे हम कहेंगे क्या किया भी, अपराध किया है। तो उस व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी। यदि अपराध हो जाता तो जितनी सजा मिलती ना उसकी आधी सजा मिलेगी। ठीक है, तो जो सजा उस अपराध के लिए, जो सजा उस अपराध के लिए अधिकतम, जो सजा उस अपराध के लिए अधिकतम निश्चित की गई थी, उसकी क्या मिलेगी भाई, आधी सजा मिलेगी, उसकी आधी सजा मिलेगी। क्या आप लिख सकते हो, प्रयास की सजा बराबर 1/2 ऑफ अपराध की अधिकतम सजा। अपराध की अधिकतम सजा या
केवल जुर्माने वाला है तो केवल उसमें जुर्माना भी लग सकता है, और दोनों वाला है तो दोनों भी मिल सकता है। तो अपराध की जो अधिकतम सजा है ना, उसकी आधी सजा मिलती है कब भाई, प्रयास ही किया जाए, केवल आप प्रयास किया आपने लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिली। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर मान लो ऐसा अपराध हमारे पास है जिसके अंदर अधिकतम सजा 7 साल है, अधिकतम सजा 5 साल है, जिसे हमने देखा था धारा 8 के अंदर अधिकतम सजा 5 साल थी, धारा 9 के अंदर अधिकतम सजा 7 साल थी, धारा हमने अभी देखा 15 के अंदर देखा अधिकतम सजा 7 साल है, ठीक है ना। तो जहां पर मैक्सिमम सजा 5 साल, 7 साल, 10 साल है, वहां पर तो उनका आधा हो सकता है। जहां पर 5 साल है वहां पर 2.5 साल ज्यादा मिल सकती है, जहां पर 7 साल है वहां पर कितनी मिल सकती है, 3.5 साल मिल सकती है। लेकिन सर जहां पर आजीवन कारावास है, जहां पर मृत्यु दंड है, वहां पर हम आधा कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमने देखा था कि धारा नंबर 6 के अंदर मृत्यु दंड का प्रावधान भी था। तो सर जहां पर मृत्यु दंड का प्रावधान है, या धारा 4 के अंदर, धारा 6 के अंदर, धारा 8 के अंदर, इनके अंदर आजीवन कारावास का प्रावधान भी था। तो जहां पर आजीवन कारावास का प्रावधान है वहां पर हम आधा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप नोट लगा के लिख लो, ये हमारे पास आईपीसी की धारा हमारे पास है 157 है, जिसके अंदर बताया गया कि अपराध की जो अगर भिन्न यदि हमें करनी होती है तो कैसे करते हैं। और वहां पे लिखा हुआ है आजीवन कारावास, आजीवन कारावास को यदि आधा करना हो, आधा करना हो तो इसे 20 वर्ष का कारावास मान लिया जाता है। वैसे मैं आपको बार बार बताता हूं कि जहां भी आजीवन कारावास लिखा हुआ है ना, उसका मतलब एक ही होता है कि आपकी अंतिम सांस तक का कारावास, ठीक है ना। आजीवन का मतलब आजीवन है, उम्र भर है, उसका मतलब कभी भी 20 साल नहीं होता। लेकिन जिस तरह से इसमें हमने देखा कि आपको आधा करना है, तो भाई आधा आप किस चीज का करोगे। आजीवन कारावास का मतलब क्या है, कुछ मतलब तो है नहीं कि कोई व्यक्ति 2 साल भी जिंदा रह सकता है, कोई व्यक्ति 80 साल भी जिंदा रह सकता है। तो आप आजीवन कारावास को काउंटिंग में तो आप नहीं ले सकते ना, क्योंकि नेचुरल डेथ बंदे की होनी है, कब होनी है कौन जानता है, अगला कदम भी बंदा नहीं ले और 100 साल भी बंदा जिंदा रह जाए। तो जब हमें भिन्न करनी होती है, उसके टुकड़े करने होते हैं आजीवन कारावास के, तब हम उसको काउंट करते हैं क्या भाई 20 साल। कभी भी आजीवन कारावास का मतलब 20 साल नहीं होता। लेकिन यदि भिन्न के रूप में लेना है तो हम आजीवन कारावास को कितना मान लेते हैं भाई, 20 साल मान लेते हैं। तो यहाँ पर हाफ ऑफ आजीवन कारावास होगा तो कितनी सजा मिल जाएगी भाई, 10 साल की सजा का प्रावधान आपको यहाँ किया गया है। किसके लिए, अपराध का क्या करते हुए, केवल मात्र आप प्रयत्न करते हो तो उस प्रयत्न के लिए ही इस तरह की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये हमारे पास धारा नंबर 3 से लेकर धारा नंबर 18 लगभग हमारे पास 16 सेक्शन ऐसे हो गए जिसके अंदर अपराध के बारे में और अपराध की सजा के बारे में वर्णन किया गया है। काफी अपराध हो गए हैं, आज हम केवल इन अपराध की चर्चा करेंगे, इससे ज्यादा हम आज चर्चा नहीं करने वाले। कल हम देखेंगे यदि अपराध हो जाता है तो उसके ट्रायल कैसे किया जाता है, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, उसके बयान कैसे लिए जाते हैं, उसका मेडिकल मामला कैसे किया जाता है और सजा का प्रावधान कैसे है, कौन से कोर्ट के पास हम जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इन सब के बारे में जानकारी हम कल लेंगे। आज हमने केवल किसके बारे में चर्चा की है भाई, इस एक्ट के अंदर किए गए अपराधों की हमने चर्चा की है। लास्ट के अंदर मैं जल्दी के अंदर आपको एक समरी बता देता हूं जो आज हमने किया है, पूरे का मैं एक चार्ट बना देता हूं। यदि आप उस चार्ट को भी याद कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देखो सजा जो है, सजा तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। और पिछले एग्जाम के अंदर भी हमने देखा कि सजा से एक क्वेश्चन हर पारी के अंदर, 6 पारियां थी, 6 की 6 पारी के अंदर एक क्वेश्चन सजा से आया था। तो इस बार भी सजा से एक क्वेश्चन आना है। तो सजा तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। कितनी कितनी सजा है, कौन सी सेक्शन के अंदर क्या क्या दिया गया है, इसके बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा चार्ट बना देता हूं। यदि आपने इस चार्ट को भी पढ़ लिया तो आपके सारे सेक्शन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सबसे पहले अपराध की यदि हम बात करते हैं तो अपराध हमने अब तक 4 तरह के अपराध देख लिए। पहला हमने अपराध देखा है प्रवेशन लैंगिक हमला के अपराध। सबसे पहले ये देखा था हमने प्रवेशन लैंगिक हमला। उसके बाद जो हमने अपराध देखा था वो अपराध देखा था लैंगिक हमला। उसके बाद जो हमने अपराध देखा था वो हमने अपराध देखा था लैंगिक उत्पीड़न। और लास्ट में जो हमने अपराध देखा था वो अपराध देखा था हमने पोर्नोग्राफी के संबंधित या अश्लील साहित्य। ठीक है ना। ये 4 तरह के हमने अपराध देखे हैं अब तक। जो प्रवेशन लैंगिक हमला है उसको हमने 2 भागों में बांटा है।
कौन कौन से भाग? पहला भाग तो यही है हमारा पास, प्रवेशन लैंगिक हमला। दूसरा हमारे पास भाग कौन सा है? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। इसी तरह से लैंगिक हमला जो है इसको हमने दो भागों के अंदर बांटा हुआ है। पहला पार्ट हमारे पास यही है लैंगिक हमला, और दूसरा हमारे पास कौन सा है भाई? गुरुतर लैंगिक हमला। लैंगिक उत्पीड़न हमारे पास एक ही भाग है। अश्लील साहित्य है, इसको भी हमने दो भागों के अंदर बांटा है। पहला क्या है? अश्लील साहित्य को बनाना, और दूसरा है अश्लील साहित्य का भंडारण करना। ये हमने आज का, मैं पूरी समरी आपको बता रहा हूँ, हमने केवल इतना ही पढ़ा है। प्रवेशन लैंगिक हमला, इसके बारे में यदि बात करूं तो ये हमें डिफाइन किया गया है कौन से सेक्शन के अंदर भाई, यदि आपको पता हो? परिभाषा जो इसकी है वो हमारे पास है सेक्शन नंबर 3 में, और सजा जो इसकी है वो हमारे पास है सेक्शन नंबर 4 में। यही हमने पढ़ा था। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की यदि हम बात करता हूं, इसकी परिभाषा जो है वो हमारे पास है सेक्शन नंबर 5 में, और इसकी सजा जो है हमारे पास कहाँ है? सेक्शन नंबर 6 के अंदर। आगे हम आते हैं लैंगिक हमले की तरफ आते हैं, तो इसकी परिभाषा जो है वो हमारे पास है सेक्शन नंबर 7 के अंदर, और इसका सजा जो है वो कहाँ है भी? सेक्शन नंबर 8 में। गुरुतर लैंगिक हमले के पास आते हैं, परिभाषा जो है कहाँ पर है? सेक्शन नंबर 9, सजा जो है सेक्शन नंबर 10 तक हम पहुँच गए। आगे हम आते हैं लैंगिक उत्पीड़न के बारे में। इसकी परिभाषा जो है सेक्शन नंबर 11, सजा जो है सेक्शन नंबर 12। अश्लील साहित्य के पास आ जाते हैं। अश्लील साहित्य को बनाना जो है, अश्लील साहित्य को बनाना जो है, इसकी जो परिभाषा हमारे पास दी गई है वो सेक्शन नंबर 13 के अंदर है परिभाषा। सजा जो है वो कहाँ भी? सेक्शन नंबर 14 के अंदर है। भंडारण की यदि हम बात करते हैं, भंडारण के अंदर अपराध तथा जो सजा है वो एक ही धारा के अंदर दी गई है। कौन सी धारा भी? धारा नंबर, अपराध की मैं बात करता हूँ, परिभाषा और सजा दोनों जो है हमारे पास एक ही धारा में है। वो धारा कौन सी है भी? धारा नंबर 15। उसके बाद हमारे पास दो धाराएं और आती है, धारा नंबर 16, 17। दो अपराध और आते हैं भी। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ दो अपराधों के बारे में। एक अपराध हमारे पास आता है दुष्प्रेरण का, और एक अपराध हमारे पास आता है प्रयास का। जो दुष्प्रेरण है वो हमारे पास परिभाषा उसकी दी गई है धारा नंबर 16 के अंदर, सजा उसकी दी गई है धारा नंबर 17 के अंदर। दुष्प्रेरण की परिभाषा 16 के अंदर, सजा 17 के अंदर, और प्रयास जो है इसकी परिभाषा और सजा दोनों कहाँ दी गई है? 18 के अंदर। तो अब तक हमने जितने ऑफेंस किए हैं सबको मैंने एक चार्ट के अंदर बता दिया कहाँ कहाँ पर है। अब आपका एक होमवर्क रहेगा कि आपने जो सजा जो है ना, इस चार्ट के अंदर आपने सजा फिल कर लेनी है कि सजा कितनी कितनी है। यदि आपने इस चार्ट को पूरा कर लिया और सजा के नीचे सजा यदि आपने लिख ली, तो जितना मैंने आज का पढ़ाया है उतना कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप इतना पढ़ के ही आपका काम चल सकता है। याद केवल आपको करना पड़ेगा गुरुतर कब होता है? गुरुतर कब होता है? जब पुलिस अधिकारी के द्वारा ऐसा अपराध किया जाए, सशस्त्र बल के सेना के अधिकारी के द्वारा, लोक सेवक के द्वारा, जेल प्रहरी के द्वारा, संरक्षण अधिकारी के द्वारा, या अस्पताल के स्टाफ के द्वारा, स्कूल के स्टाफ के द्वारा, किसी धार्मिक संस्था के स्टाफ के द्वारा, किसी न्यासी के द्वारा, किसी रिश्तेदार के द्वारा, घरेलू संरक्षक के द्वारा, ठीक है ना, उनके द्वारा यदि अपराध किया जाता है, या बालक के साथ सामूहिक बलात्कार ही कहूंगा भाई इस अपराध को, ठीक है ना, बालक के साथ सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है, या बार बार बालक के साथ ये अपराध किया जाता है, या घातक हथियार को दिखा के बालक के साथ अपराध किया जाता है, या बालक को चोट पहुंचाई जाती है, या बालक के साथ सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, उस हिंसा के अंदर इस तरह का अपराध किया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? गुरुतर अपराध कहेंगे। और तीसरा हमने देखा गर्भवती बालिका के साथ अपराध किया जाता है, या 12 साल से छोटे बालक के साथ यदि अपराध किया जाता है, बार बार कह रहा हूं 12 साल हमारी इंपॉर्टेंट है, 12 साल से छोटे बालक के साथ अपराध किया जाता है, या कोई शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग यदि कोई बच्चा है उसके साथ यदि अपराध किया जाता है, तो हम क्या कहते हैं? उसको गुरुतर अपराध कहते हैं। एक्ट का नाम हमारे पास क्या है? पोक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस। कब का एक्ट है भाई? 2012 का एक्ट है। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था आप सभी अच्छे से जानते हैं 14 नवंबर 2012 को। तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम मिलेंगे आगे वाली प्रोविजंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।